जर्रा सूझिए, अगर आपको मालूम हो कि आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, तो आप अपना आखिरी वक्त किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों से ज्यादा खौफनाक वायरस मौजूद है, जहां एक मामूली सा काटना जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन जाता है, और जहां हर गुजरता लम्हा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एक खूंखार मखलूक में तब्दील कर देता है। लेकिन इस तबाह शद्दा दुनिया में एक बाप ऐसी जंग लड़ रहा है जो ज़ोंबीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ है। उसे मालूम है कि उसका अंजाम करीब है, मगर इससे पहले उसे अपनी नन्ही बेटी के लिए एक महफूज मुस्तकबल तलाश करना है। जंगलों, वीरान सड़कों, खूंखार मुतासरा लोगों और नामुमकिन हालात के दरमियान एक ऐसा सफर शुरू होता है जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद दर्दनाक और जज्बाती बनता जाता है। तो आखिर एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कहां तक जा सकता है? कहानी की शुरुआत एक हाउस बोट से होती है जो नदी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है। इस बोट को एंडी चला रहा होता है, उसके साथ उसकी वाइफ के और उनकी नन्ही बेटी रोजी भी मौजूद होती है। ये तीनों इस खतरनाक दुनिया में महफूज जगह की तलाश में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में एंडी की नजर नदी के किनारे मौजूद एक परिवार पर पड़ती है। वो दोस्ताना अंदाज में उनकी तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन वहाँ खड़ा आदमी फौरन उसे दूर रहने का इशारा करता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उनके करीब आए। दरअसल ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एक मुहलक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है जो इंसानी दिमाग को बुरी तरह मुतासिर करता है। जो भी इस वायरस का शिकार होता है वो तकरीबन 48 घंटों के अंदर अपनी इंसानी शनाख्त खोकर एक खूनख्वार ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ सफर जारी रखता है, लेकिन के काफी बेचैनी का शिकार होती है क्योंकि उनके पास मौजूद खाने पीने का सामान तेजी से खत्म हो रहा होता है। एंडी उसे दिलासा देता है कि भगवान सब ठीक कर देगा और जल्द ही उन्हें कोई हल मिल जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद एंडी को पानी में एक टूटी फूटी कश्ती दिखाई देती है। वो एहतियात से उसके अंदर जाता है ताकि देख सके वहाँ कुछ काम की चीज मौजूद है या नहीं। अंदर जाकर उसे काफी मिकदार में राशन और जरूरी सामान मिल जाता है, लेकिन उसी दौरान उसकी तवज्जो एक बंद कैबिन की तरफ जाती है जहाँ से महसूस होता है कि कोई चीज मौजूद है। इससे पहले कि वो हकीकत जान पाता, एंडी जल्दी से सामान उठाता है और वापस अपनी हाउस बोट की तरफ लौट जाता है। जब के ये तमाम सामान देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। एंडी मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना राशन उन्हें 2 या 3 महीने तक आराम से जिंदा रख सकता है, लेकिन के समझती है कि मौका अच्छा है, इसीलिए मजीद सामान भी ले आना चाहिए। चूंकि एंडी आराम कर रहा होता है, वो उसे बताए बगैर पुनः उस टूटी हुई कश्ती की तरफ चली जाती है। वो अंदर से सामान जमा करके वापस निकलने ही वाली होती है कि अचानक कोई नामालूम मखलूक उसे अंदर की तरफ घसीट लेती है। कुछ देर बाद जब वो वापस हाउस बोट तक पहुंचती है तो एंडी उसकी हालत देखकर खौफजदा रह जाता है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है। के फौरन समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो एंडी से कहती है कि उसे यहीं छोड़ दे और खुद रोजी को लेकर दूर निकल जाए क्योंकि वायरस अब उसके जिस्म में दाखिल हो चुका है। लेकिन एंडी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि शायद कोई और वजह हो, शायद ये जख्म किसी जानवर का हो। उसे उम्मीद होती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तब के धीरे से सच बताती है कि उसे काटने वाली चीज एक ज़ॉम्बी थी। ये सुनकर एंडी के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसके चेहरे पर गम और बेबसी साफ नजर आने लगती है। वो जानता है कि वायरस अपना काम शुरू कर चुका है, फिर भी वो हार नहीं मानता और के से कहता है कि उनके पास अभी 48 घंटे हैं और इस दौरान वो जरूर कोई डॉक्टर तलाश कर लेगा। अगरचे काय जानती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन एंडी अपनी वाइफ को खोने के ख्याल से भी टूट जाता है। इसीलिए वो हाउस बोट छोड़ देता है और सड़क के रास्ते किसी डॉक्टर या महफूज बस्ती तक पहुंचने का फैसला करता है। सफर के दौरान उन्हें कई खाली गाड़ियां नजर आती हैं। आखिरकार वो एक गाड़ी हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ के की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वायरस उसके जिस्म पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। काय बार बार एंडी से कहती है कि उसे गाड़ी से उतार दे ताकि वो और रोजी महफूज रह सकें, मगर एंडी हर बार इनकार कर देता है। वो अपनी वाइफ को आखिरी लम्हे तक अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एंडी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल खो बैठता है। गाड़ी सड़क से हटकर जोरदार हादसे का शिकार हो जाती है। हादसा इतना शदीद होता है कि एक मोटी लकड़ी सीधी कै के जिस्म के आर पार हो जाती है। एंडी भी बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब कुछ वक्त बाद उसे होश आता है तो मंजर उसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। वायरस कै के पूरे जिस्म में फैल चुका होता है और वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ताहम अपनी आखिरी इंसानी सूच बाकी रहने तक वो गाड़ी के दरवाजे पर HA लिख जाती है, यानी हेल्प एंडी। ये उसकी आखिरी कोशिश होती है ताकि उसका शवहर उनकी बेटी
बेटी को बचा सके। एंडी लिरुझते हुए रोजी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी लम्हे के उसके हाथ पर काट लेती है। अब एंडी भी वायरस का शिकार हो चुका होता है। वो जल्दी से रोजी को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसका दिल टूट चुका होता है। एक तरफ उसने अपनी वाइफ को खो दिया होता है और दूसरी तरफ वो जानता है कि 48 घंटों के अंदर वो खुद भी अपनी इंसानियत खो देगा। सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि उसके बाद रोजी का ख्याल कौन रखेगा। सूरत हाल को समझते हुए एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है ताकि उसे हर लम्हा याद रहे कि उसके पास कितना वक्त बचा है। उसी दौरान उसकी नजर करीब खड़े एक आदमी पर पड़ती है। ये वही शख्स होता है जो हादसे से पहले सड़क पर नजर आया था। जब एंडी उसके करीब पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि वो आदमी भी वायरस से मुतासिर हो चुका है। एंडी एहतियातन एक लकड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक नौजवान लड़की आ जाती है जिसका नाम थूमी होता है। वो ऑस्ट्रेलिया के मकामी कबाइल से ताल्लुक रखती है। थूमी फौरन एंडी से कहती है कि उसके पिता को नुकसान न पहुंचाए। एंडी हैरान रह जाता है क्योंकि मुतासरा आदमी दरअसल थूमी का पेता होता है। लड़की ने उसके मुन्हा को मजबूती से बांध रखा होता है ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। फिर थूमी एक अजीब तरीका इस्तेमाल करती है। वो अपने हाथ पर मामूली सा जख्म लगाकर खून निकालती है और उसे एक दरख्त पर लगा देती है। खून की खुशबू महसूस करते ही उसका मुतासरा पेता दरख्त की तरफ बढ़ता है और खून को चाटने लगता है। इस तरह थूमी बड़ी होशियारी से अपने पेता को मुख्तलिफ समतों में ले जाती रहती है। वो जहाँ जाती है उसका पिता भी खून की खुशबू के पीछे उसी तरफ चल पड़ता है। एंडी ये सब हैरत से देखता है। फिर वो रोजी को साथ लेता है और दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम बचा होता है और उसे हर हाल में अपनी बेटी के लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करना होता है। इसी दौरान एंडी को दूर एक स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आती है। वो फौरन समझ जाता है कि करीब कहीं ना कहीं अभी भी इंसान मौजूद हैं। रोशनी का पीछा करते हुए वो एक पुराने स्कूल तक पहुंच जाता है। स्कूल के अंदर एक उम्र रसीदा खातून मौजूद होती है जिसका नाम एटा होता है। वो एंडी के जख्मी हाथ का मायना करती है और उस पर मिरहम लगा देती है। एटा उसे मशूरा देती है कि वो रात वहीं गुजार ले क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। रात के वक्त एंडी की आंख खलती है तो वो देखता है कि स्कूल के सामने चंद मकामी कबायली लोग आग के गर्द बैठे हुए हैं। उनके दरमियान एक औरत बेचैनी से थूमी पुकार रही होती है। एंडी को फौरन एहसास होता है कि ये थूमी की माता है जो अपनी लापता बेटी को तलाश कर रही है। दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है। उसने अपने ज़ोंबी बन चुके पिता को एक खफिया जगह पर जमीन में दबाकर छिपा रखा होता है। वो जानती है कि अगर कबीले वालों ने उसके पिता को देख लिया तो वो फौरन उसे मार डालेंगे क्योंकि मकामी लोग तमाम मुतासरा अफराद को खतरा समझते हैं। थूमी अपने पिता से बेहद मोहब्बत करती है और चाहती है कि वो जिस हालत में भी है जिंदा रहे। अगली सुबह एंडी वहाँ से रवाना होने की तैयारी करता है। वो जानता होता है कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। वायरस आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर काबिज हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो रोजी को एट्टा के पास भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि एट्टा खुद बुरी तरह बीमार होती है और ज्यादा उर्सा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रखती। वांगी से पहले एट्टा उसे एक तस्वीर दिखाती है जिसमें थूमी और उसके पिता मौजूद होते हैं। वो एंडी को बताती है कि थूमी अपने पिता से बेपनाह मोहब्बत करती है। फिर वो कहती है कि अगर वो अपनी बेटी के लिए महफूज मुस्तकबल चाहता है तो शायद थूमी उसकी आखिरी उम्मीद बन सकती है। ये बात सुनकर एंडी दोबारा सफर शुरू करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गाड़ी नजर आती है। वो उसकी तरफ बढ़ता ही है कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। एंडी चौंक कर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। दरअसल गोली एंडी पर नहीं चलाई गई होती बल्कि उसके पीछे आने वाले एक ज़ोंबी को मारी गई होती है। वो आदमी जल्दी से एंडी से कहता है कि गोली की आवाज सुनकर मजीद मुतासरा लोग इधर आ सकते हैं, इसीलिए उसे फौरन मदद करनी होगी। वो एक भारी सिलेंडर के नीचे फंस चुका होता है। एंडी करीब खड़ी गाड़ी की मदद से सिलेंडर को खींचकर हटा देता है और उस आदमी को आजाद करा लेता है। इसके बाद दोनों फौरन वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी अपना तारुफ विक के नाम से करवाता है और एंडी को अपने घर ले जाता है। वहां उसकी वाइफ लॉरेन भी मौजूद होती है। घर मजबूत हिफाजती इंतजामात की वजह से ज़ोंबी से काफी हद तक महफूज होता है। कुछ देर बाद विक एंडी को एक और जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर एंडी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने दर्जनों मुतासरा लोग एक बड़े पिंजरे के गर्द जमा होते हैं। विक कहता है कि इन सबको खत्म करना होगा। फिर दोनों मिलकर उन मुतासरा लोगों का शिकार शुरू कर देते हैं। जब तमाम ज़ोंबीज मार दिए जाते हैं और वो पिंजरे के करीब पहुंचते हैं तो एंडी के कदम रुक जाते हैं। पिंजरे के अंदर थूमी कैद होती है। ये मंजर देखकर एंडी परेशान हो जाता है और विक से पूछता है कि उसने इस लड़की को क्यों कैद कर रखा है। विक बेहसी से जवाब देता है कि जिंदा रहने के लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। मछलियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए वो मुतासरा लोगों को मारकर उनके पास मौजूद कीमती सामान जमा करता रहता है ताकि जब
जब हालात मामूल पर वापस आए तो उसके पास हर चीज मौजूद हो। एंडी को विक का ये रवैया बुरा लगता है, लेकिन विक उसे समझाता है कि उसे किसी और के बजाय अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ एंडी ये भी देखता है कि एक बूढ़े मकामी बाशिंदे को भी पंजरे में कैद कर रखा गया है। ये सब देखकर उसके दिल में विक के लिए मजीद नफरत पैदा हो जाती है। रात होने पर सब वापस घर आ जाते हैं। उस रात एंडी खामोशी से रोजी को उसके पालने में छोड़ता है और बाहर निकल जाता है। वो महसूस करता है कि उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है, इसीलिए वो अपनी जान लेने का सोच रहा होता है। तभी लॉरेन वहाँ आ जाती है। वो एंडी को रुकने के लिए कहती है और एक खौफनाक हकीकत बताती है। लॉरेन कहती है कि विक उसका असल हुस्बांड नहीं है। हकीकत में उसने उसके हकीकी शौहर को मारकर उसकी जगह ले ली थी। वो एंडी को खबरदार करती है कि रोजी यहाँ महफूज नहीं है। अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे फौरन यहाँ से निकल जाना होगा। लॉरेन एंडी से पूछती है कि वायरस मुकम्मल तौर पर काबिज होने में कितना वक्त बचा है। एंडी जवाब देता है कि उसके पास सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं। फिर वो लॉरेन को बताता है कि उसने नदी के किनारे एक महफूज परिवार देखा था। वो चाहता है कि लॉरेन और रोजी को वहां पहुंचा दे, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मंसूबा पूरा कर पाता, विक वहां आ पहुंचता है। विक फौरन एंडी को काबू कर लेता है और उसे उसी पिंजरे में बंद कर देता है जहां थूमी पहले से कैद होती है। शुरू में थूमी एंडी से डर रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वो विक के साथ नजर आया था, लेकिन एंडी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोनों को किसी भी कीमत पर वहां से निकलना होता है। एंडी एक चाल सोचता है। वो जंजीर के साथ गोश्त का एक टुकड़ा बांध देता है, जबकि जंजीर का दूसरा सुरा पिंजरे के दरवाजे से जोड़ देता है। इसके बाद वो गोश्त को काफी दूर फेंक देता है। जैसे ही करीबी मुतासरा लोगों की नजर गोश्त पर पड़ती है, वो सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और जंजीर को जोर जोर से खींचने लगते हैं। नतीजतन पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। मौके मिलते ही एंडी और थूमी वहां से फरार हो जाते हैं और सीधे विक के घर पहुंचते हैं, जहां रोजी मौजूद होती है। एंडी फौरन रोजी को उठाता है, जबकि लॉरेन भी उनके साथ निकलने लगती है, मगर बदकिस्मती से शोर की वजह से विक की आंख खुल जाती है। वो बंदूक उठाकर एंडी पर निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, लॉरेन अचानक एंडी और थूमी के सामने आ जाती है। गोली सीधी लॉरेन को लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही लम्हों में उसकी मौत हो जाती है। लॉरेन की कुर्बानी के बाद एंडी, रोजी और थूमी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगरचे विक उनका पीछा करता है, लेकिन तीनों बरौक्त एक महफूज जगह पर छिप जाते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद जब विक को उनका कोई सराग नहीं मिलता तो वो मायूस होकर वापस लौट जाता है। अगली सुबह थूमी एंडी को उस मकाम पर ले जाती है जहां उसने अपने पिता को छिपा रखा था। वहां पहुंचकर उनके कदम रुक जाते हैं। थूमी का पैताल कड़ियों के दरमियान बुरी तरह फंस चुका होता है और अब उसकी मौत हो चुकी होती है। ये मंजर देखते ही थूमी के सब्र का बंध टूट जाता है। वो अपने पैता के करीब बैठकर रोने लगती है। उसके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त होता है, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एंडी उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि वायरस ने उसके पिता को काफी पहले उससे छीन लिया था, लेकिन थूमी गम में इतना डूब चुकी होती है कि वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। कुछ देर बाद एंडी फैसला करता है कि उसे रोजी को लेकर नदी के किनारे मौजूद उस परिवार तक पहुंचना होगा जिसे उसने पिछले दिन देखा था, लेकिन थूमी उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो अपने पिता के बाद तन्हा रह जाना चाहती होती है। मजबूरन एंडी अपनी बेटी को साथ लेकर अकेला रवाना हो जाता है। रास्ते में वो अपनी घड़ी पर नजर डालता है तो उसका दिल बैठ जाता है। वायरस मुकम्मल तौर पर काबिज होने में सिर्फ 9 घंटे बाकी रह गए होते हैं। अब उसे हर हाल में इस मुख्तसर वक्त के अंदर रोजी के लिए महफूज मुस्तकबल तलाश करना होता है। सिफर जारी रखते हुए अचानक वायरस का असर बढ़ने लगता है। एंडी को शदीद चक्कर आते हैं और उसे दौरा पड़ जाता है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब कुछ वक्त बाद उसकी आंख खुलती है तो वो घबरा कर इधर उधर देखता है, क्योंकि रोजी उसके पास मौजूद नहीं होती। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नजर थूमी पर पड़ती है। वो रोजी को अपनी गोद में उठाए बैठी होती है। अगरचा उसने एंडी का साथ छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो रोसी को तन्हा नहीं छोड़ सकी। अब थूमी भी इस सफर का हिस्सा बन जाती है। वो जानती होती है कि वक्त बहुत कम रह गया है, इसीलिए वो एंडी को जंगल के मुख्तसर रास्तों से लेकर तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगती है। मकामी होने की वजह से वो इस इलाके के तकरीबन तमाम रास्तों से वाकिफ होती है। आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां एंडी ने पहले एक परिवार को देखा था, लेकिन वहां का मंजर उनकी उम्मीद के बिल्कुल बरअक्स होता है। उस परिवार के सरबराह
हमराह की गर्दन पर ज़ोंबी के काटने का निशान मौजूद होता है। वो जानता होता है कि जल्द ही वायरस उस पर भी काबिज हो जाएगा। वो एंडी को अपनी राइफल दिखाता है और कहता है कि उसमें 6 गोलियां बाकी हैं। 4 गोलियां उसने अपने परिवार के लिए रखी हैं ताकि वो वायरस का शिकार होने से पहले उन्हें इस दुनिया की अजीतों से नजात दे सके। फिर वो एंडी से कहता है कि अगर वो चाहे तो बाकी गोलियों की मदद से खुद को और रोजी को भी इस तकलीफ दह मुस्तकबल से बचा सकता है। यह सुनकर एंडी फौरन इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी का फैसला खुद नहीं कर सकता, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, रोजी को जीने का हक हासिल है। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर गुजरने के बाद फजा में एक के बाद एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। एंडी खामोशी से समझ जाता है कि उस शख्स ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो वापस जाकर उस आदमी का बैग उठा लेता है। बैग के अंदर अब भी 2 गोलियां बाकी होती हैं। अब एंडी मुकम्मल तौर पर उलझन में मुब्तला हो जाता है। वो नहीं जानता कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ थूमी उस टेंट के अंदर जाती है जहां वो परिवार रह रहा था। वहां सामान के दरमियान उसे एक तस्वीर मिलती है। ये वही तस्वीर होती है जो एट्टा ने एंडी को दिखाई थी। तस्वीर में थूमी, उसके पेतावर, उसका परिवार मौजूद होता है। ये देखकर थूमी को यकीन हो जाता है कि एंडी ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था। वो हमेशा उसकी मदद करना चाहता था। अब उसका भरोसा एंडी पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो उसके पास आती है और कहती है कि वो अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती है। फिर वो एंडी से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगा। एंडी फौरन हाँ कर देता है क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा होता। थूमी दूर उठते हुए धुएं की तरफ इशारा करती है और बताती है कि उसके कबीले के लोग वहीं मौजूद हैं। अब तीनों रेलवे ट्रैक के साथ बनी एक पुरअसरार सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और खतरा नजर आता है। सामने विक मौजूद होता है। खुशकिस्मती से विक ने अभी तक उन्हें नहीं देखा होता। सूरत हाल को समझते हुए एंडी फौरन रोजी और थूमी को करीब खड़ी एक गाड़ी में छिपा देता है। उसके बाद वो खामोशी से आगे बढ़ता है और उन ज़ोंबीज़ की कतार में जाकर खड़ा हो जाता है जिन्हें विक ने जंजीरों से बांध रखा होता है। अब एंडी एक आखिरी खतरनाक मंसूबे की तैयारी कर रहा होता है ताकि रोसी और थूमी महफूज तरीके से वहां से निकल सकें। विक एक एक करके जंजीरों में बंधे तमाम मुतासरा लोगों को खत्म कर रहा होता है। जब वो एंडी के करीब पहुंचता है तो एंडी अचानक अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। ताहम एंडी की हालत पहले ही बुरी हो चुकी होती है, इसीलिए वो ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाता। झड़प के दौरान विक उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है और उसी हथियार से एंडी को गोली मार देता है। इसके बाद विक फौरन उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जहां थूमी और रोसी छुपी हुई होती हैं। वो जबरदस्ती थूमी को गाड़ी से बाहर घसीटता है और उसे ट्रक के करीब धिका दे देता है। जख्मी होने की वजह से थूमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर विक रोजी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। जख्मी एंडी लड़खड़ाते हुए उसके करीब पहुंचता है और अपनी बेटी वापस मांगता है। विक गुस्से से कहता है कि एंडी ने उससे लोरेन को छीन लिया था, इसीलिए अब वो भी रोसी को उससे छीन लेगा। लेकिन एंडी पुरस्कून लहजे में जवाब देता है कि लोरेन कभी भी विक की नहीं थी। यह अल्फाज सुनकर विक खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा जाहिर होने लगता है। शायद पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो जानता होता है कि लोरेन ने कभी उसे कबूल नहीं किया था। आखिरकार उसका जमीर जाग उठता है और वो रोजी को वापस एंडी के हवाले कर देता है। अब एंडी, रोजी और थूमी दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन थूमी की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसके सर पर गहरी चोट लगी होती है और जख्म से मुसलसल खून बह रहा होता है। हर कदम के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही होती है। एंडी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वो हार मान गई तो वो कभी महफूज मकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये अल्फाज सुनकर थूमी खुद को संभालती है और उनका सफर दोबारा शुरू हो जाता है। रास्ते में एंडी को एक बार फिर वायरस का शदीद हमला महसूस होता है। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे रोजी की आवाज सुनाई देती है वो पूरी ताकत लगाकर दोबारा खड़ा हो जाता है। ताहम अब उसका जिस्म जवाब दे रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके घुटने जमीन से टकरा जाते हैं और वो मजीद आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहता। वो थूमी की तरफ देखता है और उससे एक वादा मांगता है। एंडी कहता है कि चाहे कुछ भी हो उसे हमेशा रोजी का ख्याल रखना होगा। थूमी आंसुओं के साथ सर हिलाकर वादा करती है कि वो रोजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।
छोड़ेगी। ये सुनकर एंडी मुतमईन हो जाता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी महफूज हाथों में रहेगी। वो झुक कर रोजी के माथे पर आखिरी बार बूसा देता है, फिर वो थूमी से वो डब्बा मांगता है जिसमें मुन्हा बांधने वाला कपड़ा और पट्टियां मौजूद होती हैं। दूसरी तरफ कबीले के लोगों को दिखाया जाता है, वो जंगल में मौजूद मुतासरा अफराद को खत्म कर रहे होते हैं। दूर से उठने वाला धुआं दरअसल उन लाशों को जलाने की वजह से होता है। उसी दौरान धुएं के दरमियान एक साया नमोदार होता है, ये एंडी होता है। अब वायरस मुकम्मल तौर पर उस पर काबिज हो चुका होता है, लेकिन उसने आखिरी मंसूबा तैयार कर रखा होता है। उसकी पीठ पर रोजी बंधी होती है जबकि थूमी उसके साथ साथ चल रही होती है। एंडी ने अपने मुन्हा में एक मजबूत रुकावट रख ली होती है ताकि ज़ोंबी बनने के बाद भी वो किसी को काट न सके। इसके अलावा उसने थूमी को एक लकड़ी थमा दी होती है जिसके साथ गोश्त का टुकड़ा बंधा होता है। वो जानता था कि मुतासरा लोग खून और गोश्त की भूख की तरफ खंचे चले जाते हैं, इसीलिए थूमी जिस सिमत वो लकड़ी करती है, एंडी भी बेअख्तियार उसी सिमत चलता रहता है। इस तरह उनका मंसूबा कामयाब हो जाता है और वो महफूज तरीके से कबीले के करीब पहुंच जाते हैं। जब कबीले वाले उन्हें देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं कि एंडी अब मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। थूमी उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखती है, लेकिन हकीकत को ज्यादा देर तक नहीं बदला जा सकता था। कबीले वालों को एंडी को खत्म करना पड़ता है। एंडी की कुर्बानी के बदौलत रोजी महफूज मकाम तक पहुंच चुकी होती है। इससे पहले एंडी ने मकामी रंग से रोजी के पेट पर थैंक यू लिख दिया होता है ताकि कबीले वालों को मालूम हो सके कि ये बच्ची उनके हवाले की जा रही है। कहानी के आखिरी मनाजिर में थूमी, उसकी माता और पूरा कबीला रोजी को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरी तरफ एंडी का मुकम्मल एहतराम के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। एक बाप अपनी जान देकर अपनी बेटी के लिए महफूज मुस्तकबल खरीद लेता है और इसी जज्बाती मंजर के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती है। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।